नाजरीन, प्रोग्राम ग्रीन फार्म्स के साथ आपकी मेज़बान गालिया एमन हाजिर है। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे मुल्क के मुमताज़ ज़री माहिरीन, जिनमें शामिल हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब। मैं आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे आज का मौजू है पाकिस्तान में कनोला की पैदावार। जी नाजरीन, तो अब हम अपने गेस्ट से कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, मेरे जहन में और मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन भी पूछना चाहेंगे कि खुर्दनी तेल की पाकिस्तान के लिए ऐसी कितनी अहमियत आप समझते हैं? शुक्रिया। जैसे कि खुर्दनी तेल की जब हम बात करते हैं तो खुर्दनी तेल हमारी खुराक का एक अहम जुज़ है जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये एक तो जिस्म को ताकत मुहैया करता है, इसके अलावा जो जिस्म के बॉडी के दूसरे अवामल हैं उनके सर अंजाम देने में भी मदद करता है। और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो कि खुर्दनी तेल के ज़रिए ही हासिल किए जा सकते हैं, वो भी मुहैया करता है। और ये दूसरी खुराक की निस्बत प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ये तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी जिस्म को प्रोवाइड करता है। तो इसलिए खुसूसी तौर पे इसकी अहमियत जो हमारी वर्कर क्लास है उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इससे आसान और सस्ता सोर्स उनके लिए एनर्जी का है। और इसको हासिल करने के लिए आम तौर पे हमारे यहाँ लोग 2 तरीके से हासिल की जाती है। एक तो हैवानों से, जैसे कि चर्बी हो गई गोश्त में, या दूसरे उसके साथ या मक्खन वगैरह से, और दूसरा है नबाताती तरीका। नबाताती तरीक़ों में मसलन दूसरी ऐसी फसलें हैं जिनसे ये खुर्दनी तेल हासिल होता है। उसमें ज़्यादातर अहम पाम ऑयल है, सूरजमुखी है, कनोला है, सरसों है, मूंगफली है, और इनमें खातर खाद तेल पाया जाता है और उससे ये खुर्दनी तेल हम हासिल करते हैं। और पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की वजह से इसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उनको खुराक की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका ये अहम हिस्सा है। ठीक, जैसे अभी आपने मुख्तलिफ़ किस्में बताई कि जिससे हम ये ऑयल हासिल कर सकते हैं, आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की मजमूई सूरत हाल इस वक्त क्या है? हाँ जी, पाकिस्तान में ये है कि अगर हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखें तो ये 1971 तक तो हमारी जो आबादी भी तकरीबन 4 करोड़ थी, और हमारी जो खुर्दनी तेल की ज़रूरियात थी वो अमूमी तौर पे हैवानात से हासिल शुदा थी। मसलन उसमें मक्खन, देसी घी और चर्बी वगैरह से हासिल होती थी। लेकिन पहली दफ़ा 72-73 में ये गवर्नमेंट को तेल इंपोर्ट करना पड़ा, जो कि 82,000 टन पहली दफ़ा उन्होंने इंपोर्ट किया। और उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर गवर्नमेंट ने इसकी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके तरवीज किए, और उससे फिर बढ़ते बढ़ते जो ही साथ साथ आबादी बढ़ती गई, इसकी ज़रूरियात भी बढ़ती गई। और अब सूरत हाल ये है कि सन 2009-10 में इस टोटल जो मुल्क की ज़रूरत थी वो तकरीबन 2.2 मिलियन टन थी, और उसमें से ज़्यादातर हमने 1.7 मिलियन टन इंपोर्ट किया मुख्तलिफ़ मुल्कों से। और उसके लिए कीमती ज़र मुबादला तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर तक खर्च करना पड़ा, जो कि एक कसीर अमाउंट है हमारे मुल्क के लिए, और जिसको हमें खातर खा बचाने की ज़रूरत है ना। इसलिए इसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है, और ख़ास तौर पे बढ़ती हुई आबादी और जो हमारा इसको इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हो रही है, दोनों का हम मिलाएं तो ये तकरीबन 6 से 7% तक सालाना इसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये मुतवक्की ये है कि ये बिल हमारा बढ़ता जाएगा और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। इसलिए इसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है, जो कि हुकूमत भी इसको रियलाइज़ कर रही है, और तहकीकी अदारे भी रियलाइज़ कर रहे हैं, और आवाम भी रियलाइज़ कर रही है कि इसको खातर खा इस पे काम होना चाहिए। अभी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जिनके मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ये खुराक कनोला ऑयल जो है ये हम हासिल करते हैं। मुझे ये बताएं कि हुकूमत और ये जो कौमी तहकीकी इदारा है ये खुर्दनी तेल को मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए किस तरह से कोशिशें कर रहा है, किस तरह इकट्ठा किया जा रहा है इसको? क्या हमारे मुल्क में ऐसे वसीले हैं, इनफ हैं कि जो इसको पूरा कर सकते हैं, या किस तरफ से कैसी कोशिशें की जा रही हैं? जैसे मोहतरमा आपको पता है कि हम बेसिकली हमारा मुल्क ज़रई है, और हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, मुख्तलिफ़ मौसम भी हैं जिनमें मुख्तलिफ़ फसलें उगाई जा सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इस पर ख़ास तौर तवज्जो दे रही है।
تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم پیداوار حاصل کریں. تو جہاں تک اس کی پیداوار پوری کرنے کا ہے یا کون سی فصلیں اگائی جا سکتی ہیں، تو ہمارے ہاں عام طور پہ سرسوں تو صدیوں سے ہم اگاتے آئے ہیں، اور جو کنولا سرسوں ہے وہ سرسوں کی ایک قسم ہے. اسی طرح سورج مکھی بھی ہم اگا سکتے ہیں. بہت سارا حصہ جو ہے کپاس کا جو ہے بنولا اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے مونگ پھلی، تل، سویابین، یہ ساری فصلیں ہیں، کسمبا جن سے تیل حاصل ہو سکتا ہے نا. تو یہ ساری فصلیں ہمارے ہاں اگائی بھی جاتی ہیں اور اگائی بھی جا سکتی ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہوئے حکومت نے وقتاً فوقتاً اس پہ زیادہ کام کیا. اگر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 71-72 میں اس کی امپورٹ شروع ہوئی، تو اسی وقت گورنمنٹ نے اس کو بھانپتے ہوئے ایک ادارہ پاکستان گھی کارپوریشن تشکیل دیا، اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ جو باہر سے پام آئل منگوا کے اس کا گھی تیار کیا جائے اور لوگوں کو مہیا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تیل دار اجناس ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. اس میں سے پھر کچھ تو روایتی ہماری فصلیں تھیں، جیسے میں نے سرسوں کا ذکر کیا، لیکن کچھ فصلیں تھیں جو دوسرے ملکوں میں تیل کے لیے اگائی جا سکتی. اس میں سے سورج مکھی تھا، سویابین تھا، اور پھر بعد میں کنولا بھی آیا، تو وہ متعارف کرایا. پھر اس کے ساتھ ہی مل کے جو ہمارے زرعی تحقیقی ادارے تھے یا زرعی سائنسدان تھے، انہوں نے بھی ساتھ کام شروع کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف اقسام یا سن فلاور کے ہائیبرڈ وغیرہ منگوا کے یہاں پہ ٹیسٹ کیے، اور ان میں سے مختلف اقسام زمینداروں کو بتایا کہ یہ آپ اگا سکتے ہیں. جیسے سورج مکھی میں ہم نے ہائسن 33 ہے، NK277 ہے، یہ متعارف کروایا. اسی طرح مطلب سویابین میں ولیم 82 کی قسم منگوا کے امریکہ سے، اور پھر اپنے لوکل نارک 1 نارک 2 کے نام سے ہم نے سویابین بھی متعارف کرائیں. اسی طرح 1981-82 میں ہم خاص طور پہ PRC نے، پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے کینیڈا کے تعاون سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، جس میں سے خصوصی طور پہ کنولا کو یہاں پہ متعارف کروایا گیا. اور اس میں ہمارے ہاں ویسٹار اور 2 ورائٹی تھیں جو کہ ٹاور، ان کو منگوا کے یہاں پہ ٹیسٹ کیا، اس کی پیداواری صلاحیت دیکھی، اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ٹیسٹ کی، اور پھر اس کو اپنے موسم کے مطابق بنا کے زمینداروں تک اس کو متعارف کروائیں. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہوئے 1996 میں آسٹریلیا کے ساتھ وہاں سے ہم نے 3-4 قسمیں منگوائیں اور ان کو یہاں پہ ٹیسٹ کیا، ترویج کیا. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہمارے جو زرعی سائنسدان تھے انہوں نے اس پہ تحقیق کا کام بھی ساتھ ہی ساتھ شروع کر دیا. ناظرین، ابھی ہم ایک بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے کچھ اور گفتگو کرتے ہیں.